पापा, मुझे राहुल से शादी करनी है। बेटा, राहुल का घर गांव में है। तू गांव में कैसे रहेगी और उस देहाती के पास है ही क्या? पापा, आप उसे देहाती मत कहो। आई लव हिम। और अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए हर वो काम करना जायज है जो हम कर सकते हैं। बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन रोते हुए फिर मेरे पास मत आना। ठीक है पापा, बस आप राहुल से शादी करवा दो। इसके बाद तान्या और राहुल की शादी हो जाती है और राहुल तान्या को ब्याह कर अपने गांव ले आता है। राहुल, हम कहाँ आ गए हैं और ये इतनी गंदी बदबू कैसी आ रही है? ये मेरा गांव है, यानी कि तुम्हारा ससुराल। और तान्या, ये बदबू नहीं, गोबर की खुशबू है। तभी तान्या देखती है कि एक औरत गाय का गोबर अपने हाथों से उठा रही थी। यक, गाय की पॉटी को हाथ से कौन छूता है? तुम्हारे गांव के लोग कितने गंदे हैं। फिर कार आगे बढ़ती है और एक कच्चे घर के सामने जाकर रुकती है। कार यहाँ क्यों रुक गई? यही तो तुम्हारा ससुराल है तान्या। चलो उतरो, अब घर के अंदर चलते हैं। जैसे ही तान्या कार से उतरती है, उसका पैर कीचड़ में पड़ता है और उसकी हील्स पूरी तरह गंदी हो जाती है। छी, मेरा पैर। यक, राहुल, ये क्या है? पूरे 20,000 की सैंडल थी ये। 20,000 की सैंडल अब तो 20 रुपए की भी नहीं रही। शट अप। शटर? अम्मा देखो ना, ये भाभी क्या कह रही है। अपने घर में तो कौनो शटर ना है। राहुल, कौन है ये बदतमीज लड़की? मेरे 20,000 के सैंडल का मजाक बना रही है। चुप रहो, मेरी बहन है। आओ आओ बहुरिया, नए ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। माफ करना, ये तुम्हारी ननद ना थोड़ी सी पगलेट है। कोई बात नहीं मम्मी जी। फिर सास बहू का गृह प्रवेश करती है और सारी रस्में खूब धूमधाम से पूरी करती है। वही अगले दिन, बहू जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी मुंह दिखाई है। जी माँ जी, बस तैयार हो ही गई हूँ। थोड़ी देर बाद जब बहू बाहर आती है तो सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे रूपा बहन, बहू की मुंह दिखाई है कि टांग दिखाई? मुंह से पहले तो इसकी गोरी गोरी टांगों पर नजर जा रही है। सही कह रही हो बहन, पहले से पता होता कि टांग दिखाई है तो टांगों को ढकने के लिए तोहफा लाते। खैर, अब मुंह दिखाई हो या कुछ और, सभी तो दिख रहा है। जितनी गोरी इसकी टांगे हैं ना, तुम चारों को मिलाकर भी इतना गोरा तुम्हारा मुंह नहीं है। जिस काम के लिए बुलाया है वो करो। बड़ी आई मेरी बहू का मजाक बनाने वाली। बहू, तुम्हारी दर्जी ने गलती से कपड़ों का नाप कम लिया होगा, इसीलिए कपड़े ऐसे हैं, है ना? खैर कोई बात नहीं, कल से तू साड़ी ही पहनना। इसके बाद सब मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती है और कुछ देर बाद सभी अपने घर चली जाती है। अगले दिन, बहू तू कौन से दर्जी से कपड़े सिलवाती है? तेरे सारे कपड़ों का गलत नाप लिया है उसने। अरे इससे बड़े कपड़े तो हमारे यहाँ मौली पहनती है। ये मौली कौन है माँ जी? अरे परसों हमारी गाय ने बच्चा दिया है ना, वो। इतना सुनते ही तान्या गुस्से से तिलमिला उठती है। पहली बात तो ये डिजाइनर कपड़े हैं, इसे कोई गांव की दर्जी नहीं सिलता, ये फैशन है। और आज के बाद मेरी तुलना किसी गाय के बच्चे से मत करिएगा। पता नहीं बहुरानी क्यों बुरा मान गई, सच ही तो कहा था मैंने। उसके बाद दोपहर में मीना उपले बना रही थी। छी मीना, तुम ये गाय की पोटी हाथ में लेकर क्या कर रही हो? भाभी, ये गाय की पोटी नहीं, गोबर है, इससे उपले बना रही हूँ। चूल्हे में लगाकर खाना बनाने के काम आते हैं ये। छी, तुम लोग कितने गंदे हो, गाय की पोटी से खाना बनाकर खाते हो। छी 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 छी, मैं तो नहीं खाने वाली ऐसा खाना। और क्या क्या करते हो तुम लोग? इस गांव के लोग तो एकदम नमूने हैं, गाय की पोटी खाते हैं। अरे बहू, तू ये क्या बकवास किए जा रही है? तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? गाय हमारी माता है,
अरे यही हमारा सबसे बड़ा धन है। हम गाय के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते। गाय तुम्हारी माता है, इसके सिवा यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता है। ये गांव और गांव की गवार लोग। फिर तान्या वहां से गुस्से में चली जाती है। और अगले दिन, राहुल देखो ना, मेरी हील्स ना जाने कहाँ गायब हो गई, कहीं मिल ही नहीं रही। तुम देखो ना यार, यही कहीं होगी। जैसे तुमने तो मुझे कोई कोठी में लाकर रखा है ना, कि मेरी हील्स घर में ढूंढने से मिलेगी ही नहीं। 2 कमरे की झोपड़ी है, उसमें से एक कमरे में तो जानवर बंधे हैं। फिर कहाँ चली गई तुम्हारी हील्स? तभी तान्या की सास रूपा वहां पर आती है। नाई की बहुरिया, तुमको बहुत बहुत थैंकू। थैंकू? नहीं, वो थैंक यू होता है। वैसे आप मुझे थैंक्स क्यों कह रही है? वो अपनी मौली है ना, वही गाय की बच्ची, वो बार बार अपनी खोटे से भाग जा रही थी। हाँ, तो उसमें मैंने क्या किया? अरे तुम जो खूंटी पहनकर घूमती थी ना, हमने उसको उसी में बांध दिया। अब मजाल है वो भाग जाए, बंधी पड़ी है उसमें, इसलिए हम तुमको थांकू बोल रहे हैं। देहाती गवार हो आप, 1 नंबर की। आपको पता भी है 20,000 की हील्स थी वो। तुम हमको देहाती गवार बोली, अंग्रेजी चिड़िया, अंग्रेज की बेटी, तुमको तो हम अभी बताते हैं। फिर दोनों सास बहू में लड़ाई छिड़ जाती है और दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। अरे बस करो, आप दोनों कुत्ता बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हो। अरे बिटवा, वो कुत्ता बिल्ली नहीं, टॉम एंड जेरी होता है। आह क्या बात है, मेरी देहाती सास को इतना तो पता है। अरे तुमने हमको फिर से देहाती कहा। जिसके बाद दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है और राहुल जैसे तैसे दोनों को शांत करता है। उसी रात कमरे में तान्या बोलती है, राहुल मैं यहाँ नहीं रह सकती यार। एक तो 2 कमरे की झोपड़ी, ऊपर से कोई सुख सुविधा नहीं है यहाँ पर। मायके में रानी बनकर रहती थी, यहाँ तो नौकरानी जितनी भी इज्जत नहीं है। और यहाँ के लोग कितने गंदगी से रहते हैं। तान्या, गांव के बारे में कुछ भी मत बोलो, मैं भी यही पला बड़ा हूँ। और तुम्हें तो पहले से पता था ना कि मैं गांव में ही रहता हूँ, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तुम ही कहती थी कि प्यार के लिए मैं एडजस्ट कर लूंगी। अब क्या हो गया? तुम क्या कहना चाहते हो राहुल, कि मेरी चॉइस गलत है? बिल्कुल नहीं, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो क्या मैं गलत हूँ? हाँ, तुम ही गलत हो। इतनी गंदी जगह पर लाकर रख दिए हो मुझे। अरे ये इंसानों के रहने लायक जगह भी है क्या भला? ऊपर से तुम्हारे देहाती घर वाले हील्स को खूंटा समझकर गाय के बच्चे को बांध दिया। मेरे कपड़ों की तुलना उस गाय के बच्चे से करते हैं। सही तो कहते हैं, गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। यहाँ रहना है तो यहाँ के तौर तरीके से ही रहना होगा। जिसके बाद दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती है और दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। अगली सुबह, माँ जी ये लोग लोटा लेकर कहाँ जा रहे हैं? खेत में। आपका मतलब है टॉयलेट? हाँ बहुरिया, वो कहाँ है ना, हमारे गांव में शौचालय नहीं है, इसीलिए सब लोग खेतों में ही जाते हैं। तू भी जल्दी चल, वरना सुबह हो गया तो जगह नहीं मिलेगी। मैं ऐसे खुले में नहीं जा सकती, घर में बाथरूम बनवाओ। बेशरम लड़की, अरे घर में तुलसी होत है, घर में कैसे शौचालय बनेगा है? वही खुले में शौच और घर में बाथरूम बनाने को लेकर एक बार दोनों सास बहू में फिर से लड़ाई हो जाती है और घर में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कलेश होना आम बात हो गई। कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता तो कभी सास बहू और ननद में, जिससे राहुल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब राहुल को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों को समझाए तो कैसे समझाए। तान्या सुनो ना, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। क्या बात है, आज बड़ा मस्का लगा रहे हो? देखो, अगर घर में एडजस्ट करने को लेकर कुछ बोलने आए हो ना, तो ये भूल जाओ, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा लगता है कि किसी कबाड़ खाने में लाकर रख दिए हो मुझे। मुझे पता है यार
तुम्हें कितना बुरा फील होता होगा, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? हमारे पूर्वजों की एक पुरानी हवेली है। माँ ने उसे किराए पर दे रखा है ताकि बहुत सारा रेंट मिल सके। तो हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते? अरे वही तो बताया मैंने माँ को, लेकिन बहुत सारा रेंट मिलता है ना, इसलिए माँ वहाँ रहने के लिए कभी नहीं मानेगी। उनको मनाने का एक ही तरीका है जो तुम कर सकती हो, पर वो काम बहुत मुश्किल है। तुम बताओ तो सही, मैं सब करने को तैयार हूँ। तभी राहुल तान्या के कान में कुछ कहता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ठीक है, लेकिन रानी बनकर महलों में रहने का सपना ही समझो फिर। अच्छा ठीक है, मैं ये सब करने को तैयार हूँ, लेकिन बस 6 महीने तक। लेकिन अगर 6 महीनों में तुम्हारी माँ नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। तुम मान गई ना तो माँ भी मान जाएगी। उसके बाद राहुल अपनी माँ के पास जाता है। माँ, तान्या आपसे बहुत लड़ती है ना? अरे बिटवा, मैं तो उस शहरी बहू से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ना जाने कब यहाँ के तौर तरीके समझेगी वो समझ जाएगी माँ, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं उसकी बातों को समझना होगा। अगर बहू मेरे मुताबिक रहती है तो मैं उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी, पहले वो समझे तो। अगले दिन सुबह सुबह तान्या सास के पास आके उनकी पैर छूती है। शहरी बहू को सर से पैर तक साड़ी में ढकी हुई देखकर सास बहुत हैरान हो जाती है। सासू माँ, आशीर्वाद दीजिए। अरे जुग जुग जियो बहुरिया। सासू माँ, आज मैंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। एक ही दिन में इतना बदलाव? अरे जो लड़की घुटने के नीचे कपड़े नहीं पहनती थी, आज मेरे लिए नाश्ता लेकर घुटने पर बैठी है। अरे वाह, क्या बात है। इस तरह तान्या हवेली में रहने की लालच में अपनी सास का खूब सेवा करती है। वही तान्या से खुश होकर उसकी सास भी उसके मन मुताबिक काम करने लगती है और धीरे धीरे उनकी कच्ची झोपड़ी से पक्का मकान बन जाता है और घर में ही वॉशरूम भी बन जाता है। फिर एक दिन, भाभी कपड़े धोने जा रही हो तो मेरे भी कपड़े ले लो, बहुत गंदे हो गए हैं। ठीक है मीना। फिर तान्या ढेर सारे कपड़े लेकर उसे धोने चली जाती है। बेचारी मेरी बहू इतना सारा कपड़ा रोज अकेले कैसे धोती होगी। राहुल, जाकर अभी वॉशिंग मशीन लेकर आ। अब मैं अपनी बहू को और हाथ से कपड़े धोने नहीं दूंगी। और इस तरह धीरे धीरे घर में सारी सुख सुविधा वाली चीजें आने लगती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। तान्या, माँ तो वो हवेली हमें देने के लिए नहीं मानी। अब तुम चाहो तो मुझे और इस घर को छोड़कर जा सकती हो। आई एम सो सॉरी, तुम्हें 6 महीने इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। चलो अब जल्दी से सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? अरे चलो जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। फिर राहुल जल्दी जल्दी तान्या का सारा सामान पैक करके उसे घर से ले जाने लगता है। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे बहू को कहाँ लेके जा रहा है तू? सासू माँ, समझाओ ना इनको। भले ही आप हवेली देने के लिए नहीं मानी तो क्या हुआ, मैं इस घर में भी रह लूंगी। देखो ना, ये जबरदस्ती मुझे मायके छोड़ने जा रहे हैं। भाभी, आप यहाँ इस गांव में कैसे रह सकती है? अरे वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ। इसके बाद तान्या के ननद और पति दोनों हंसने लगते हैं। अरे बेटा बस करना, अब तुम दोनों बहू की टांग खींचना बंद करो। क्या मतलब माँ जी? अरे बहू, राहुल हम दोनों को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए ये सब इसकी चाल थी। और इन 6 महीनों में हम दोनों सास बहू ने एक दूसरे की हर बात मानी, जिससे हम दोनों के बीच होने वाले झगड़े खत्म हो गए।
और सही और गलत के बीच का अंतर हम दोनों को समझ में आ गया। सही कहा माँ जी आपने। और देखिए ना, मैं हवेली की लालच में ये सब कर रही थी और मेरा घर तो अब खुद ही हवेली जैसा बन गया है। और इस तरह शहर की बहू भी गांव में एडजस्ट हो जाती है और अपने गांव वाले ससुराल को भी थोड़ा एडजस्ट करवा लेती है, और दोनों के थोड़े थोड़े एडजस्ट से सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। वैसे तो रूप की धनी है आपकी बेटी, मगर दान दहेज के बिना जात बिरादरी में धज्जियां उड़ जाती है। वैसे तो मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। कई बीघा खेती बाड़ी है, लंबा चौड़ा कारोबार है और बड़ा घर बार है। अब ऐसे में आप जो दान दहेज देंगी, उसके राज तो आपकी बेटी ही भोगेगी। जी बहन जी, वैसे तो अपनी सीता जैसी बेटी आपको सहज सौंप रही हूँ। अब इससे बड़ा दहेज और क्या होगा? मगर फिर भी कहिए, क्या मांग है आपकी? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 लाख नगद, एक 4 चक्के की गाड़ी और सोने की चैन अंगूठी। खरा सौदा है। जब बारात बड़े गाजे बाजे के साथ आपके द्वार पर आएगी, तब पूरा गांव देखता रह जाएगा। गरीब सुमित्रा माधुरी की चिकनी चुपड़ी बातों में उलझकर अपनी बेटी को अमीर घर के बहू बनने का ख्वाब बुनने लगती है। तभी सुमित कहता है, अरे माँ, एक बार आप उनकी दुबली दशा तो देखिए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगी वो? सुमित की बातें सुनकर माधुरी उसे गुस्सा करते हुए बोलती है, चुप कर तू। पता नहीं कैसा बैल बुद्धि बेटा है मेरा, बनती बात को बिगाड़ने में लगा रहता है। तो क्या सोचा आपने बहन जी? मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अच्छा तो ठीक है, फिर हम चलते हैं और आप अपनी बेटी की शादी का तैयारी कीजिए। उसके बाद माधुरी अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है और फिर सपना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, किस आधार पर आपने इतनी बड़ी दहेज की रकम को स्वीकार किया? अरे एक अरसे से तो आप लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांज कर मुझे पाल रही है। ऐसे में आज तक हम इस झोपड़ी से नहीं उभर सके, तो कहाँ से लाओगे आप इतने सारे पैसे? तू इसकी चिंता मत कर सपना। मैं नहीं चाहती कि जो संघर्ष मैंने झेला है और जो दुख मैंने देखा है, वो मेरी बेटी सहे। अब चाहे मुझ गरीब माँ का बाल बाल भी कर्जे में क्यों न बिक जाए, लेकिन तेरी डोली शानो शौकत से उठेगी। सपना बड़े ही सफाई से अपनी माँ के परेशानी में साथ होने का ढोंग कर रही थी, जबकि असल में वो खुद भी अपनी गरीबी से बाहर निकलने की आस में थी। दिन ढलते गए, जिसके साथ सुमित्रा का टूटा पीसा मन दहेज की दाम बटोरने की चिंता में घुलने लगी, जिस कारण उस गरीब माँ का भूख प्यास का एहसास भी मिटने लगा। उस रात घर की चौखट पर बैठी सुमित्रा आंसू बहाते हुए बोलती है, भगवान, तूने मुझ गरीब पर बहुत से गजब ढाए हैं। पहले तो भरी जवानी में पति छीन लिया, फिर गरीबी की दलदल में धंसा दिया। फिर भी मैंने बिना किसी पर दोष लगाए अपनी हड्डियां गलाकर रोटियां कमाई। मगर अब सवाल मेरी बेटी की खुशियों का है। तूने मेरी किस्मत तो कुछ की कलम से लिख दी, लेकिन मैं अपनी बेटी को अमीर घर की बहू बनता देखना चाहती हूँ, ताकि अपनी गरीब माँ की तरह लोगों के घर के झूठे बर्तन ना घींचना पड़े। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। अपनी गरीबी को सोचकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने घर पर जाती है। फिर अगले दिन वो घर गिरवी रख देती है। अरे ये लो पूरे 12 लाख रुपए। अब तुम्हारा घर मेरा हुआ, सुमित्रा देवी। हाँ लाला जी, मगर इस गरीब माँ की एक गुजारिश है कि मेरी बेटी की डोली उठने से पग फेरे तक वहां ठहरने दो। फिर चाहे आप वो घर भले ही ले लेना। ठीक है, ये भी सही है। फिर अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। सुमित्रा दहेज का सारा सामान और पैसे जोड़कर माधुरी को देकर अपनी बेटी को विदा करती है। समधन जी, अपनी फूल सी बच्ची आपको दे रही हूँ। आपसे विनती करती हूँ कि इसका ख्याल रखना। अरे अब ये माधुरी की बहू है, ठाट से रहेगी अब तो ये।
अपनी बेटी की विदाई करके वो गरीब माँ सवेरे से लेकर ढलते शाम तक चौखट पे बैठी फूट फूट कर रोती है। इसी बीच 2 दिन बीत जाते हैं और उस सुबह एक चमचमाती महंगी गाड़ी उस गरीब माँ के टूटे फूटे घर के बाहर रुकती है। मगर सपना का स्वभाव पहले जैसा नहीं था। मेरी बच्ची, तू आ गई। तेरी ये गरीब माँ कब से तुझे गले से लगाने के लिए छटपटा रही है। जैसे ही सावित्री अपनी बेटी के गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, सपना पीछे सरकते हुए कहती है, अरे माँ, प्लीज अब ये गुड़ और मक्खी का खेल नहीं पसंद मुझे। बेफिजूल में गले पड़कर मेरी महंगी साड़ी का सत्यानाश मत कीजिए। सपना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो माँ है तुम्हारी। जाने दीजिए दामाद जी, सपना सही कह रही है। अब मेरी बेटी अमीर हो गई है, इसलिए शायद भूल गई है कि माँ के इसी मैले आंचल के साए में पूरा बचपन बीता है। अब बस कीजिए माँ, वो आपका फर्ज था। कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। अब तो इस घर में मुझे घुटन हो रही है। अब मुझे यहाँ और नहीं रुका जाएगा। चलती हूँ मैं। अपनी अमीर बेटी में आए इस रूखे बदलाव से उस गरीब माँ का मन टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अभी वो इस तकलीफ से उभरी नहीं थी कि लाला जी वहां आ धमकते हैं। अरे चलो माधुरी रानी, अब तो तुम्हारी बेटी के 7 फेरे और पग फेरे दोनों हो गए। अब तुम भी अपना रास्ता नापो, क्योंकि ये घर अब लाला का है। इस तरह बेटी को शानो शौकत से भरपूर घर में शादी करने की सजा में उस गरीब माँ को बुढ़ापे में बनवास भोगना पड़ता है, जब एक ही झटके में उसके घर से छत छिन जाती है, जिस कारण सावित्री को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर सपना अपनी गरीब माँ के दुख दर्द को भुलाकर अपनी अमीरी के नशे में डूबी होती है। सुमित, देखो फाइनली कल मैंने मेरी सबसे फेवरेट साड़ी खरीद ली। और देखो, माँ जी ने मुझे उसके मैचिंग ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया है। अच्छा सपना, मैं तुमसे एक बात पूछूं? अरे हाँ हाँ, पूछो ना। क्या पगफेरे के बाद तुमने कभी अपनी माँ को याद किया, या फिर तुम उन्हें कभी देखने गई? ओहो, प्लीज सुमित, अब तुम फिर से माँ की ममता का लेक्चर मत झाड़ना, क्योंकि मैंने ना गरीबी को बहुत पास से देखा है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब लम्हा रहा है, इसलिए मैं वहां उन तंग गलियों में नहीं जाना चाहती अब। जानती हो सपना, तुम्हें इस घर में ब्याहने की भरपाई उन्हें क्या कुछ खोकर चुकानी पड़ी है। उन्होंने भूखे रहकर पेट काटकर तुम्हारा पेट भरा, आराम करने की उम्र में लोगों के घरों में जूठे बर्तन धोकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और तुम्हारी डोली उठने के बाद उनसे छत भी छीन गई। ये सुनकर सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घुटने के बल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ ने मेरी खुशियों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, और मैं ये बलिदान देख ही ना सकी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे माँ को ढूंढना होगा। फिर सपना सुध बुध खोकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए हर घर का दरवाजा खटखटाती है, मगर कहीं भी उसकी माँ नहीं मिलती। सुमित, मेरी माँ मुझसे रूठ गई है। अब माँ से कहो ना कि वो अपनी बेटी के साथ लुका छिपी का खेल ना खेले। सपना, संभालो अपने आप को। सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ से मिलने की ललक में लाचार हुई अमीर बेटी भूखी प्यासी रहकर अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें भिखारियों में बांटने के लिए मंदिर आती है। हे अम्बे माँ, सुना है पूत का पूत हो जाता है, मगर माता कुमाता नहीं होती। आज ये बेटी तेरे आगे झोली फैलाकर विनती करती है, इस अभागे बदनसीब को मेरी माँ से मिला दे। अरे पता नहीं अम्मा, आज ना कोई बड़ी अमीर जादी अपनी माँ के मिलने की मन्नत से यहाँ भिखारियों को खाना कपड़ा और पैसा बांट रही है। आप बस इसी सीढ़ी पर जमी रहना और जो खाना पैसा मिले बटोर लेना।
अचानक से सुमित्रा की नजर सीढ़ियों से खाना बांटती जा रही अपनी अमीर बेटी पर पड़ जाती है, जिसकी आंखों से बहते आंसू चेहरे पर आ रहे थे। ये देख वो गरीब माँ वहां से जाने लगती है। तभी सपना उसे देख लेती है। माँ, भगवान का शुक्र है तुम मुझे मिल गई। कहाँ कहाँ मैंने नहीं ढूंढा आपको। बेटी का घर बसाने के लिए माँ का घर छूट गया। अपनी स्वार्थी बेटी को माफ कर दो माँ। आप मेरे घर चलो माँ। लेकिन मेरा घर तो छीन गया बेटी। जो खोया है वो सब लौट आएगा माँ। आप प्लीज मेरे साथ घर चलो। उसके बाद गरीब सुमित्रा अपनी बेटी के साथ घर लौट आती है। समय रहते सपना को अपनी गरीब माँ के बलिदानों का एहसास हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाने की बुरी यादों को भूलने में सुमित्रा को एक अरसा लग जाता है। कड़वा है लेकिन सत्य है। एक गरीब माँ अपने बच्चों की फुलवारी सींचने में अपना जीवन झोंक देती है। फिर क्यों बड़े होकर वो बच्चे वही माँ के साथ चलने से कतराते और उसके साये से भागने लगते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।